हाँ, तो आइए आज की इस ऊर्जावान और विस्तृत चर्चा में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा खास तौर पर उन सभी ज्ञान पिपासुओं के लिए तैयार की गई है जिनका लक्ष्य यूपी सुपर टेट 2026 की परीक्षा को क्रैक करना है। एकदम सही। आज का विषय ना कोई साधारण विषय नहीं है। ये हमारे जीवन और परीक्षा दोनों का आधार है। संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट की एक साइंस मास्टर क्लास। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है आज, वो वे बेहतरीन मास्टर क्लास स्लाइड्स हैं जो पोषण विज्ञान की हर बारीक जानकारी को समेटे हुए हैं। और हमारा मिशन बहुत ही साफ है, पोषण, विटामिन्स और आहार से जुड़े सारे भ्रमों को हमेशा के लिए खत्म करना है। और साथ ही परीक्षा के लिए हर महत्वपूर्ण तथ्य या कहें PYQ को दिमाग में एकदम छापना है। बिल्कुल। पर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जो भी छात्र यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, वो जो नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है। हाँ, ये सत्र VIP विवेक सर के साथ शुरू हो रहा है। देखिए, अगर कोई भी छात्र इस परीक्षा की पूरी तैयारी एक ही जगह करना चाहता है ना, तो वो डेली वीडियो की PDF और बेस्ट नोट्स एक व्यवस्थित पेड टेलीग्राम ग्रुप में पा सकता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। बिल्कुल। केवल 100 रुपए का एक छोटा सा पेमेंट करके उस टेलीग्राम ग्रुप से हमेशा के लिए जुड़ा जा सकता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। पेमेंट करने के बाद सफलता के लिए जरूरी हर उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री सीधे उपलब्ध हो जाएगी। एकदम सही। तो अब वापस अपने विषय पर आते हैं। हाँ, तो अक्सर हम संतुलित आहार का नाम सुनते हैं। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन इसके पीछे का असल विज्ञान क्या है? मतलब संतुलित आहार है क्या? ये वो भोजन है जिसमें शरीर की ऊर्जा, कोशिकाओं की मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व एकदम सही मात्रा में हों। और यहाँ एक बात समझनी होगी, ये विषय केवल रटने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये समझने के लिए है कि मानव शरीर नाम की जो मशीन है ना, वो असल में काम कैसे करती है। तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आहार के ना 2 मुख्य हिस्से होते हैं। हाँ। पहला है वृहत पोषक तत्व, जिन्हें हम अंग्रेजी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनकी शरीर को बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये वृहत पोषक तत्व शरीर के इंजन का ईंधन है। मतलब पेट्रोल और डीजल की तरह? एकदम वही। जैसे इसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी दैनिक कैलोरी का 45 से 65% हिस्सा होना चाहिए। 45 से 65%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। हाँ, क्योंकि ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब दिमाग को या शरीर को तुरंत काम करना होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट मांगता है। जैसे चावल, गेहूं, ओट्स, ये सब? बिल्कुल। इसके बाद आता है प्रोटीन, जो हमारे दैनिक सेवन का 10 से 35% हिस्सा होना चाहिए। प्रोटीन सुनते ही लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जिम जाने वालों के लिए। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और ऊतकों यानी टिश्यूज की मरम्मत करता है। शरीर में रोज टूट फूट होती है। हाँ, कोशिकाओं की मरम्मत। उसके लिए प्रोटीन चाहिए। दालें, अंडे, दूध, सोया, ये इसके अच्छे स्रोत हैं। और तीसरा बड़ा तत्व है वसा यानी फैट्स, जो दैनिक सेवन का 20 से 35% होना चाहिए। 20 से 35% वसा। अक्सर लोग फैट को बुरा मानते हैं, लेकिन ये हार्मोन संतुलन और लंबी ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। जैसे घी, मेवे, बीज और जैतून का तेल, ये अच्छे फैट्स हैं। तो ये तो हो गए वृहत पोषक तत्व। हाँ, बड़े वाले। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा, जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। बिल्कुल, लेकिन ये कम मात्रा भी इतनी अहम है कि ये प्रतिरक्षा और रोग निवारण के लिए ढाल का काम करते हैं। इसमें विटामिन और खनिज आते हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खास तौर पर विटामिन का विज्ञान। सुपर टेट के लिए ये एक बहुत बड़ा PYQ अलर्ट है। एकदम। विटामिन को ना 2 श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, यानी जो पानी में घुल जाते हैं। इसमें विटामिन B और C आते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये शरीर में संग्रहित नहीं होते, यानी स्टोर नहीं होते। बिल्कुल, ये मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें रोज खाना जरूरी है। इनका मुख्य काम क्या है शरीर में? ऊर्जा का निर्माण करना और लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBCs बनाना। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन्स, यानी जो फैट में घुलते हैं।
इसमें विटामिन ए, डी, ई और के शामिल हैं। हाँ, और ये पानी वाले विटामिन से बिल्कुल उल्टे हैं। ये यकृत यानी लिवर और वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं। मतलब शरीर इन्हें तिजोरी में बंद करके रख लेता है। बिल्कुल। और जब जरूरत होती है, जैसे प्रतिरक्षा के लिए या घाव भरने के लिए, तब शरीर इनका इस्तेमाल करता है। मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये वो खनिज हैं जो हड्डियों का ढांचा बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। और ट्रेस खनिज? ट्रेस का मतलब है बहुत ही मामूली मात्रा, लेकिन ये होते बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे आयरन, जिंक, तांबा और सेलेनियम। इनका काम क्या है? ये तंत्रिका तंत्र को चलाते हैं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि क्या खाना चाहिए, लेकिन ये सब एक थाली में कैसा दिखेगा? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। ये हिस्सा सीधे परीक्षा और दैनिक जीवन दोनों से जुड़ा है। ICMR द्वारा सुझाई गई मेरी थाली क्या है? ये असल में 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने वाली एक आदर्श थाली का मानक है। 2000 किलो कैलोरी। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है गुप्त भूख और कुपोषण को रोकना। गुप्त भूख यानी हिडन हंगर? मतलब पेट भरा है पर पोषण नहीं मिल रहा। एकदम सही। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ें, तो इस थाली के वैज्ञानिक अनुपात को समझना बहुत आवश्यक है। तो इस थाली में रोज के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रतिदिन की आवश्यकता में 400 ग्राम सब्जियां होनी चाहिए। 400 ग्राम सब्जियां, ठीक है। 250 ग्राम अनाज, 100 ग्राम फल, 85 ग्राम दालें या अंडा या मांस। साथ ही 300 मिलीलीटर दूध या दही, 27 ग्राम वसा और तेल और 35 ग्राम मेवे और बीज शामिल हैं। मतलब अगर हम इसका गणित देखें तो थाली का ठीक 50% हिस्सा केवल ताजे फलों और सब्जियों से भरा होना चाहिए। बिल्कुल, आधा हिस्सा सिर्फ फल और सब्जी। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे आंत यानी हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया बचते हैं, और यही वो चीज है जो सीधे तौर पर मधुमेह या डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाव करती है। क्या बात है। मतलब अगर थाली सही है तो बीमारियां दूर रहेंगी, लेकिन अगर ये थाली सही न हो तो कुपोषण होता है। हाँ, कुपोषण सिर्फ कम खाने का नाम नहीं है, ये आवश्यकता और आपूर्ति के बीच का असंतुलन है। बिल्कुल। इसके 2 रूप होते हैं, अतिपोषण और कम पोषण। अतिपोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, जैसे ज्यादा जंक फूड खाना जिससे मोटापा और हृदय रोग होते हैं। और कम पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें भूखमरी इसका सबसे चरम रूप है। परीक्षा के नजरिए से कम पोषण में एक बहुत ही जरूरी टॉपिक आता है। हाँ, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसे PEM भी कहते हैं। इसके 2 भयंकर प्रकार होते हैं ना? बिल्कुल, मरासमस और क्वाशियोकर। इन दोनों के बीच का वैज्ञानिक अंतर बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे थोड़ा स्पष्ट करते हैं। मरासमस में असल में क्या होता है? मरासमस में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की ही गंभीर कमी हो जाती है। मतलब ऊर्जा भी नहीं मिल रही और शरीर बनाने वाला तत्व भी नहीं मिल रहा है। सही कहा। इसमें वजन तेजी से घटता है, मांसपेशियां खत्म होने लगती हैं और बच्चे की हड्डियां एकदम बाहर निकल आती हैं। त्वचा बहुत सूखी हो जाती है। हड्डियों का ढांचा बन जाता है बच्चा। हाँ, और दूसरी तरफ है क्वाशियोकर। ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है? इसमें कैलोरी तो मिल रही होती है, लेकिन कैलोरी की तुलना में प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो जाती है। ऐसा कब होता है? अक्सर बच्चों में दूध छुड़ाने के बाद, जब उन्हें सिर्फ अनाज वाला खाना दिया जाता है। तो प्रोटीन की कमी से शरीर पर क्या असर दिखता है? इसके लक्षण मरासमस से उल्टे दिखते हैं। शरीर में तरल पदार्थ ठहर जाता है, जिसे विज्ञान में इडिमा कहते हैं। मतलब शरीर में पानी भर जाता है? बिल्कुल, जिससे बच्चे का पेट फूल जाता है और शरीर पर सूजन आ जाती है। तो मरासमस में हड्डियां दिखती हैं और क्वाशियोकर में पेट फूल जाता है। ये अंतर बहुत जरूरी है। एकदम। अब कुपोषण के बाद परीक्षा की दृष्टि से एक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, कमियों से होने वाले रोग। हाँ, कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो PYQ का खजाना है। चलिए इस पे जल्दी से एक नजर डालते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी कम रोशनी में ना दिखना। और विटामिन B12 की कमी से? इससे बहुत गंभीर एनीमिया होता है और तंत्रिका ऊतक यानी नर्व टिश्यू की क्षति हो सकती है। विटामिन सी का तो इतिहास से ही जुड़ाव है। हाँ, इससे स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना और घाव न भरना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस, जहां हड्डियां खोखली हो जाती हैं। और अंत में विटामिन के। इसकी कमी से रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं जम पाती। ये तो हो गए विटामिन्स।
खनिजों की कमी भी तो बहुत गहरे प्रभाव डालती है ना? बहुत ज्यादा गहरे, खास तौर पर आयरन की कमी। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। हाँ, आपको पता है दुनिया में 30% गर्भवती महिलाएं और 40% बच्चे इससे प्रभावित हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि आयरन की कमी से बच्चों का मस्तिष्क विकास बाधित होता है। दिमाग का विकास उठ जाना, ये बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिंक की कमी से, इम्यूनिटी कमजोर होती है, और आयोडीन की कमी से, उससे घेंघा यानी गॉइटर रोग होता है। हाँ, और ये भी मानसिक विकास में रुकावट डालता है। तो इन सब बातों से एक सवाल उठता है, क्या हमारे पेट का सीधा संबंध हमारे दिमाग से है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और जवाब है बिल्कुल। विज्ञान में इसे गट ब्रेन कनेक्शन या गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। मतलब हम जो खाते हैं वो हमारी सोच और मूड को कंट्रोल करता है। 100%। जब कोई संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाता है, जैसे विटामिन B12 और ओमेगा 3 से भरपूर खाना, तो क्या होता है? तो इससे संज्ञानात्मक कार्य यानी कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ता है, याददाश्त और फोकस तेज होता है। और अगर कोई परिष्कृत चीनी या जंक फूड ज्यादा खाए तो उससे अवसाद यानी डिप्रेशन और चिंता का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसीलिए जीवन के विभिन्न चरणों में अलग-अलग पोषण की जरूरत होती है। जैसे पोषण के चरण क्या-क्या हैं? देखिए, गर्भावस्था में भ्रूण के तंत्रिका तंत्र को बनाने के लिए सबसे ज्यादा आयरन और फॉलिक एसिड चाहिए होता है। और जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, बचपन में, तब उसे बढ़ने के लिए उच्च प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत होती है। और वृद्धावस्था में? वृद्धावस्था में शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उन्हें कम खाना चाहिए। उन्हें कम कैलोरी चाहिए, लेकिन पोषण उच्च होना चाहिए। यहाँ मैं एक नया शब्द पेश करना चाहूंगी, सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया। ये क्या होता है? ये उम्र के साथ होने वाली प्राकृतिक रूप से मांसपेशियों की हानि है। मतलब बुढ़ापे में मांसपेशियां कम होने लगती हैं। बिल्कुल। और इसे रोकने के लिए ही वृद्ध लोगों को भी अपनी डाइट में भरपूर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि आहार सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि संतुलित आहार केवल एक स्वस्थ शरीर की नींव नहीं है, बल्कि यह एक तेज मस्तिष्क और एकाग्रता की भी कुंजी है। एकदम सही है। सुपरटेट 2026 के लिए अगर हम देखें तो जल में घुलनशील विटामिन B और C, मरासवस बनाम क्वाशियोर्कर का अंतर, 2000 किलो कैलोरी की मेरी थाली का कंसेप्ट, उम्र के साथ होने वाला सार्कोपीनिया, और आयरन की कमी से मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव। हाँ, ये वो तथ्य हैं जिन्हें परीक्षा के लिए बार बार दोहराने की आवश्यकता है। और जो भी छात्र इस बेहतरीन कंटेंट की PDF और व्यवस्थित नोट्स चाहते हैं, वे VIP विवेक सर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने वाले अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, मात्र 100 रुपए में, ताकि स्वस्थ रहें, स्मार्ट पढ़ें और परीक्षा क्रैक करें का मंत्र असल में सिद्ध हो सके। तो चलिए चर्चा को समेटते हैं। अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो हमें आज की चर्चा से एक कदम आगे सोचने पर मजबूर करता है। जरूर बताइए। आज हमने जाना कि गट ब्रेन कनेक्शन के कारण जंक फूड सीधे अवसाद और चिंता से जुड़ा है। बिल्कुल। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में जो भयंकर स्ट्रेस और एंजाइटी देखी जा रही है, हाँ, वो बहुत आम हो गई है। तो क्या उसका मुख्य कारण केवल परीक्षा का दबाव है, या फिर कुछ और? या फिर उनका वो फास्ट फूड आधारित आहार है जो चुपचाप उनके दिमाग के रसायनों यानी ब्रेन केमिकल्स को बदल रहा है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या अपनी सुबह की शुरुआत एक सही मेरी थाली से करने मात्र से किसी छात्र के परीक्षा परिणाम और सोचने के तरीके में कोई चमत्कारी बदलाव आ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे तो लगता है आहार सच में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, अगली गहरी चर्चा तक सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।